अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह जिसे तू आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम प्यारी अजीज बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे। आज हमारा आखिरी रोज है इस वर्कशॉप का, जो 4 रोजा रहा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने यहाँ तक साथ दिया, यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे। सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अल्लाह से दुआ है कि इसी की हिदायत हमें मिले कि हम सुनने से ज्यादा अमल पर ज्यादा तरजीह दें। और सबसे बड़ी बात जो इस ताल्लुकात से हमें पता चली है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तनाजुर में ये रिश्ता कैसा है। हमने बहुत सारे उन्वान पर बात किए हैं, जैसे कि चुनने का अगर इंतखाब किया जाए तो हमें कैसे चुनना है, और फिर इसमें क्या नसीहतें मिलती हैं। एक नसीहत देने वाली जो बातें होती हैं, क्योंकि ये बालिग होने के बाद में एक ऐसा रिश्ते की तलाश में निकलते हैं जो कि एक टाइम के बाद में यानी अनजान होते हैं। हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते हैं। तो इसमें नसीहत देना और करना जरूरी होता है। इस नसीहतों को हमने देखा किस रोशनी में कि खुतबे में, निकाह के खुतबे में जो कलिमात पढ़े जाते हैं, जो आयतों का इंतखाब किया जाता है, खास करके वो 3 आयतें जिसमें कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो कहा गया है, तो उसको हमने डिटेल के साथ में उसकी तशरीह देके और उसको वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश करें। फिर जब तीसरा दिन आया तो उसमें मैंने कहा कि ये रिश्ता आखिर क्या वजह से बना है और इस रिश्ते से क्या मुतालिबा होता है। हर दूसरे इंसान को एक दूसरे से क्या मुतालिबा होता है और अल्लाह ने ये रिश्ता क्यों बनाया है। तो हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रिश्ते को सुकून के लिए कायम किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इस रिश्ते में रखा है वो है सुकून। ये रिश्ता सुकून के लिए बना है ताकि तुम एक दूसरे से तस्कीन हासिल करो, यानी कि सुकून हासिल करो। तो देखिए यहाँ पर अहमियत कितनी जरूरी होती है कि इंसान को सुकून मैसर होना लाजमी होता है। उसे घर का सुकून चाहिए, उसे घरवाली के साथ में भी सुकून चाहिए। लेकिन ये घर वाली का ही जब नाम का इंतखाब किया गया है कि घर वाली, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि घर वाली के हाथ में ही होता है सुकून को बरकरार रखना। यानी कि हम औरतें, अब यहाँ पर हम औरतों के साथ ही एक दूसरे को इंतखाब कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर क्या क्या नसीहतें आती हैं, इसको हमें देखना जरूरी है हमारी खुद की रहनुमाई के लिए, हमारी खुद की इस्लाह के लिए। तो कबो बेश मैंने जितनी भी बातें बताई थी, और कल मैंने ये भी जिक्र किया था कि लड़की जब हर चीज छोड़ कर आती है निकाह की वजह से, यानी अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, वो अपने भाई बहन को, कुराबतदारों को, अपने दोस्तों को, यानी अपने उस घर को छोड़कर जब आती है, तो अल्लाह ने ये कुर्बानी के लिए अगर हमें चुना है, औरत को चुना है, या यूं कह ले कि हमें पैदा ही किया है कि हम इस हक को अच्छे से बराबर करें। देखिए, जब उसकी शादी नहीं होती है, जब वो निकाह में नहीं आती है, तब तक उनके वली कौन होते हैं? वालिद होते हैं। वालिद ना होने की सूरत में भाई होते हैं। तो ये महरम की कैटेगरीज में होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, अब उसका वली कौन हो जाता है? शौहर। और अब उसकी जो ताबेदारी और फर्माबरदारी होनी चाहिए वो पूरी शौहर के ताबे हो जाती है। शौहर के पूरे हकायक उसे देने इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जन्नत उसी से है। यूं समझ लीजिए कि टिकट टू जन्नत शौहर ही होता है। शौहर अगर राजी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी है। शौहर की नाराजगी एक रात के लिए, जैसे इसका भी जिक्र मैंने कल किया था, कि शौहर अगर बुलाए, आपको बिस्तर पर बुलाए, या उसका कोई ऐसा काम, उसका है काम जिससे कि आप उससे नाराज कर रहे हैं, खास करके इस नाराजगी को, तो यहाँ पर लानत ही हो जाएगी। यानी उसने नाराजगी की उसके साथ में, औरत ने, और वहां पर अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो इसमें ये अंदाजा लगाना जरूरी है कि उसका मुकाम क्या है। उसकी बातों को काटना नहीं है,
फिर एक और हदीस से जैसे कि हमने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत देते दुनिया में सजदा करने के लिए तो वो शौहर को देते। तो ये बातें इस वजह से बताई जाती हैं, ये बातों को महफूज इसलिए किया गया है हदीस में, ताकि हम आगे वाले की अहमियत को समझे। जब लड़की निकाह से पहले इस की मारिफियत हासिल कर लेती है कि इस रिश्ते को इसे कितनी अहमियत देना है, तो उससे हकायक देने में आसानी होती है। उसे एक रिमाइंडर मिलता है कि आगे वाले का मुकाम मुझसे बड़ा है। और औरत अगर है, वो बच्ची है, बाप के जेर होगी, यानी वालिदैन के पास में होगी, तो उसे वहां पर भी फर्मा बरदारी। यूं देखा जाए तो हमें फर्मा बरदारी के दायरे में ही चुना गया है। हाँ, आप बहुत दानिश हो सकते हैं, अक्लमंद हो सकते हैं, ये सब बातें हैं, ये दुरुस्त बातें हैं, लेकिन इसका इंतखाब करके आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। आगे हमें किसे रखना है, ये सारी नसीहतों को हम देखेंगे। यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में बिलाशुबा हमने बहुत सारी बातें देखी हैं, बहुत सारी चीजें हमने नोट डाउन भी की है। आज की जो बातें हैं, जो मेन, अभी क्योंकि ये आखिरी रोज है हमारे वर्कशॉप का, अभी इस रिश्ते के ताल्लुक से बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत मिसालें मिलती हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इसको अहमियत समझने के लिए, इसमें मिलने वाले, हासिल होने वाली चीजों को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हमें इसमें मिलती हैं, अनगिनत चीजें। आज का जो उन्वान है वो है मिसाली बीवी, क्योंकि हमें अभी खुद के रोल पे देखना है, खुद का रोल हमें कैसे निभाना है। और मैंने ऑब्वियसली कल के भी और भी सारे समात में ये भी कहा था कि उसमें जैसे शौहर को अगर जो वो पहनते हैं वो हमें भी देना है, जो वो खाते हैं हमें भी खिलाने के लिए देना है, वगैरह वगैरह और भी चीजें हैं। रिजालो कवामुना है, उन्हें उनके जिम्मेदारी में जो चीजें हैं बराबर हमारे भी हक है, ऐसा नहीं कि हमारे कोई हक नहीं है, लेकिन हमारे हक के साथ में, हमारे हक की अदायगी में हमें इज्जत जो बेशुमार मिलती है ना, हमें वो देखना है। यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट से बैठना है। आज की जो बातें होंगी वो बहुत ही आपको रहनुमाई के लिए होंगी। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, जैसे कि अगर कोई आप जिंदगी में उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए कि आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जिंदगी में खुश बहाल बनाने के लिए। यानी आज की जो बातें होंगी, जो नसीहतें होंगी, वो उसूल होंगे कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी को कौन से ऐसे उसूल हमें अपनाने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार और सुकून बख्श हो जाए। क्योंकि कल हमने जैसे कहा था कि सुकून जिस घर में होता है, वहां पर नेक आमाल करने के लिए, नेकी को इख्तियार करने में आसानी होती है। सुकून इसी वजह से आता है। अगर वह उस घर का सुकून दरहम बरहम हो जाए, तो वहां पर क्या है, जन्नत की फिक्र, उसकी तैयारी, आखिरत की फिक्र और उसकी तैयारी करना महाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ना बीवी के लिए आसान होता है, ना शौहर के लिए आसान होता है। तो इन बातों का ख्याल रखना इसीलिए जरूरी होता है। तो आज की जो बातें हैं वो उसूलन कुरान और हदीस के बारे में तो है ही है, बहुत सारी जगह हमें मिलते हैं। रिसर्च बेस्ड जो बातें होंगी उसको भी हम देखेंगे कि दुनिया में भी क्या बातें ऐसी हमें नसीहतें मिलती हैं। मैं इंशाल्लाह इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए सामने रखूंगी मैं बातें। और इसमें अगर आप कुछ नोट भी करना चाहते हैं तो बिलाशुबा नोट कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप उसे लिख लें, मैं जब अपने पॉइंट्स लिखाना चाहूँ। तो बहरहाल मियाँ बीवी जब अच्छे ढंग से रहेंगे, तभी इस माहौल में नेकी करने वाले नेक इंसान तैयार होंगे। अच्छे माहौल का इंतखाब करना, अच्छा माहौल बनाकर रखना ये जरूरी होता है। देखिए हमारे बड़े क्या कहते हैं कि एक औरत जब वो अच्छी है और अच्छे काम करती है, अपने नेक ख्यालात उस घर में लेकर आती है, अच्छी फिक्र करती है अपने घर के लिए और अच्छी सोच रखती है, खुशगवार सोच रखती है, सुकून देने वाली बन जाती है, तो वो क्या करती है, घर को जन्नत बना देती है। यानी हम क्या सुनते हैं कि एक औरत घर को जन्नत भी बना देती है, एक औरत घर को दोजख भी बना देती है, ये शॉर्टकट में। अगर यूं कहे तो इसमें कोई गुमान नहीं होगा दूसरा कि और मर्द अगर कुल्हाड़ी से भी मारना चाहे अपने घर में, किसी भी तरीके की बड़ी गड़बड़ करे, कई बड़ी कोताहियां कर ले, घर का निजाम दरहम बरहम उतना नहीं होता है। लेकिन औरत एक सुई से भी अपने घर को बर्बाद कर सकती है। इससे ये पता चलता है
कि हमें बिल्कुल बाल बराबर भी कोई गलती अगर हमें दिख जाती है तो हमें बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं होती है, उसे सुधारने की तरफ हम माइल होते हैं, बल्कि बिगाड़ने की तरफ में माइल हो जाते हैं। उसी तरीके से आदमी अगर एक कुल्हाड़ी भी लेकर ठहरा हो, उसे अगर इस्लाह कर दी जाए, उसकी रहनुमाई हो जाए, कोई उसकी जिंदगी में अच्छे आ जाए, तो क्या होता है, फिर से वापस उस घर में खुशबहाली आ सकती है। तो यहाँ पर जो मैसर होने वाली बात है वो है सुकून के मुतालिक में। ये बहुत जरूरी चीज होती है, ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि इसकी जो निस्बत की गई है इस रिश्ते से, और इस रिश्ते से जो तवक्को है वो है सुकून मुहैया कराना। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या होता है, जरा भी कड़वाहट, रुखापन, बेचैनी, बेअदबी आ जाएगी तो आपस में क्या हो जाता है, साथ नहीं देने लगते। आपस में साथ नहीं बल्कि मुकाबिल हो जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा घर में हो गया, यानी अब पहले जैसे दिन बाकी नहीं रहते हैं। पहले दोनों की जिंदगी क्या थी, जन्नत के रास्ते पर रहती है। अब वहां से क्या होती है, वो हट जाती है कब, अगर उसमें बेअदबी, बेचैनी, बेकरारी, रूखापन आ जाता है। और ये सारा क्रेडिट किसको जाएगा, ऑब्वियसली शैतान को जाएगा, क्योंकि कल हम इस जम्मे हदीस को सुन भी चुके हैं, और ये मशहूर हदीस है कि शैतान का जो टारगेट है शुरू से जो चलते आ रहा है आदम अलैहिस्सलाम से, कि उसे मियाँ बीवी में इख्तिलाफ डालना है। ये हमारा इख्तिलाफ, मियाँ बीवी का इख्तिलाफ शैतान को खुश करता है। अब उस वक्त वो बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो जो बेचैनी, बेअदबी जो आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है, जन्नत के रास्ते से दोनों मियाँ बीवी हट जाते हैं, यानी उसकी तैयारी से हट जाते हैं। तो फिर पूरे घर में क्या हो जाता है, पूरे घर के अंदर शैतान का दाखिला हो जाता है ना, जो कि हमें हदीस से बिल्कुल वाकिफ कर चुके हैं हम उससे। शैतान अपने चेलों से जो कहता है कि जाओ इंसानों से बुराई कराओ, जहन्नुमी बनाओ, और सबसे ज्यादा उसे कब खुशी मिलती है, जब वो मियाँ बीवी में जुदाई डाल देता है, उनके आपस के रिश्ते में गलत फहमियों का शिकार बना देता है। और हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु का इब्तिदाई तस्करा जब सामने हमारे पेश आता है, तो वो जादू के तस्करे में ही मिलता है, और जिसमें पहला मकसद जो था, उसमें जो बताई गई हैं बातें, अल्लाहु अकबर, सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई के तस्करे में जो हमें बातें मिलती हैं, उसमें जो बताया गया है कि युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, यानी पहला जो जादू सीखते थे लोग, जादू सीखने जब ये इस तरीके से जब सीखते थे जादूगर, तो पहला जादू जो सीखते थे वो मियाँ बीवी की जुदाई कैसे डाले वो सीखते थे। तो इससे भी हमें यही बात सामने आ रही है कि मियाँ बीवी के रिश्ते को रूखा बनाना, बेचैनी और मायूसी, ये इस तरीके की कैफियत पैदा करना, वसवसे डालना, ये क्या है, ये सारी चीजें शैतानी चीजें हैं, इबलीसी चीजें हैं। और बिल आखिर सुकून खत्म हो जाता, और दोनों की सलाहियतें अच्छे और नेक कामों में आगे बढ़ने के बजाय नाराजगियों, शिकवे शिकायतों में लग जाते हैं, उसमें निकलने पड़ते हैं। और बच्चे बेचारे इसमें माँ बाप होते हुए भी यतीम की तरह रह जाते हैं। जब बच्चे अपने ही माँ बाप को लड़ाई करते देखते हैं, तो उनमें कैसी कैफियत पैदा हो सकती है, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो इस कैफियत को देखने की उनमें कैपेसिटी नहीं होती। तो बहरकैफ इस्लाम में इस रिश्ते की बहुत ज्यादा अहमियत है। क़यामत के रोज जब अदालत लगेगी और मुकद्दमात हुकूक के लिए आएंगे, तो सबसे पहले हुकूकुल इबाद की अदालत का जो मुकद्दमा किया जाएगा, उसमें मियाँ बीवी के हुकूक की अदायगी का लगेगा। ये सबसे पहले मुकद्दमे में होगा, जब हुक्म होगा, जब मुकद्दमा लगेगा, जब इसकी अदालत बिठाई जाएगी हुकूक के मसाइल में, तो सबसे पहले हक की अदायगी में मियाँ बीवी को पेश किया जाएगा कि किसकी बीवी ने अपने शौहर के हक में से हक तलफी की, और किस शौहर ने अपनी बीवी के हक तलफी की। दोनों के साथ में जायजा किया जाएगा, दोनों का मुकद्दमा सुना जाएगा, सुना तो नहीं जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा। वहां पर सुनाने का कोई मौका नहीं होगा, वहां पर सिर्फ हमारे अमाल दिखाए जाएंगे और वहां पर फैसला हो जाएगा। आपको वहां से कम बैक का कोई सिचुएशन ही
नहीं है, ये तस्वुर ही नहीं है। तो मुकद्दमात के बेसिस पे मुकद्दमा तो होना ही है, अदालत तो बैठनी ही है। लेकिन उस अदालत में जो पहला मुकदमा होगा, अभी अगर हम खुद के लिए अगर जायजा लें, तो यहाँ पर आप जायजा लेते रहें, वक्तन फौक्तन हमारा जायजा लेते रहें, हक को याद दिलाते रहें, और हुकूक को कैसे अदा करना है, हम पे क्या जिम्मेदारी है। हक की अदायगी देखिए जब भी हमें समझ में आएगी, जब भी खूबसूरत अंदाज में की जाएगी, जब आपको अपनी जिम्मेदारियां मालूम होंगी कि आपको निकाह के बदल में क्या जिम्मेदारियां मिली है। तो जिम्मेदारियों का ये मतलब नहीं है कि आपको डर जाना है, जिम्मेदारी से भाग जाना है, नहीं। इसमें तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं पहले ही कि ये तो एक अल्लाह की निशानियों में से एक है। और दूसरी तरफ ये कि इसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रफ़ाकत डाली है, मुवद्दत डाली है, बेलौज मोहब्बत। और फिर ये भी बात है कि इस रिश्ते से आपको मैसर सुकून मिलता है। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। जिम्मेदारी का एहसास जब आता है तो हुकूक की अदायगी में हमें आसानी होती है। ठीक है, और इसमें क्या, जब आगे बढ़ते हैं हम, अगर हक तलफी की बात को अगर मैं खत्म करूँ तो ये मुकद्दमात में पहले निपटाने जाएंगे बरोज क़यामत। तो इंसानियत की जिंदगी में, अच्छी इंसानी जिंदगी और मुआशरे के लिए, इंसानियत के माहौल में बनने और बिगड़ने में इसका बहुत बड़ा दखल होता है। यानी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, एक अच्छे माहौल को, इंसानियत के माहौल को अच्छा समझने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देखने के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में इतनी अहमियत की बात है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो खानदान के अफराद होते हैं मियाँ बीवी के तौर पे, चाहे हम जैसे खुद के लिए तवक्को रखते हैं, आगे वाले भी क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को वैसे ही अहमियत से देखना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए। यानी आपस में अगर कोई मोहब्बत से रहते हैं, आपस में कोई अगर रफ़क़त से रहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि उनको इस तरीके से देखकर आप भी खुश हो, क्योंकि यहाँ पर अहमियत बताने की जरूरत है, और अहमियत होते हुए वही तो झलक रही है। अगर ये आप आपस में अगर हम इस तरीके से अपने आप को दुरुस्त करेंगे, और इसकी जरूरत है, यानी इस फिक्र को क्या करना है, हमें चाहिए कि हम उम्मत में इस मुआशरे से इस बात की फिक्र को आम करना है कि शौहर अच्छे शौहर बनकर जिए और बीवी अच्छी बनकर जिए। तो यहाँ पर एक पूरा जब मुआशरा रेडी होता है, तो हर मियाँ बीवी के रिश्ते को अहमियत देना जरूरी होता है, ना कि उनमें फूट डाले या कोई ऐसी बात कर दे कि बात कुछ अमानत की हो तो ये डालने की जरूरत आ पड़े कि उनमें इख्तिलाफ हो जाए, तो ये बात सरासर गलत होती है। गीबत तो होती ही होगी, गीबत की कैटेगरी में भी आ सकती है, लेकिन ये रिश्ते में बिगाड़ की सोच शैतान की होती है, क्योंकि शैतान खुश होता है चाहे खुद मियाँ बीवी लड़े, या कोई दूसरे लड़ाए, या कोई थर्ड पर्सन के लिए लड़ाई होती हो। ये देखने के लिए जरूरी होता है कि हर किसी को इस बात की फिक्र आम होनी चाहिए। जैसे कई इस रिश्ते से जो जुड़ जाते हैं, चाहे लड़की वालों से जुड़ते हो चाहे लड़के वालों से जुड़ते हो, एक दूसरे को, हर इंसान को चाहिए इस रिश्ते की अहमियत करे, क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक बहुत अहमियत का हामिल है ये रिश्ता। इस रिश्ते की बर्बादी से औलाद की भी बर्बादी हो जाती है। जब वो लोग, दो लोग सही नहीं रहते हैं, उसमें बच्चों की गलती ही नहीं रहती, बच्चे उसमें पीसे जाते हैं, बच्चे माँ बाप के होते हुए भी यतीम हो जाते हैं। इस उम्र में भी कोई गम उठाना नहीं चाहता, हमारे माँ बाप को खोना नहीं चाहता, इस खूबसूरत रिश्ते को खोना नहीं चाहते इस उम्र में भी। जबकि हम बालिग हैं, हम बड़ी औरतों में शुमार है, छोटे होंगे बड़े होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जितने भी हैं सब बालिग हैं, बड़े हैं, लेकिन तब भी हम अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहते, या अगर खो दिए तो एक अफसोस होता है, हमें याद आते रहते हैं, एक खालीपन दिखता है, जैसे हमारे सर पे छत नहीं है। उसी तरीके से जब वो बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, और माँ बाप की इस लड़ाइयों को वो जब देखते हैं, तो वो होते हुए भी उनके लिए ना के बराबर हो जाता है। और ये गम बहुत उन्हें दूर तक लेके जाता है, जिससे कि उन्हें रिलेशंस भी खराब चुन ले पड़ते हैं। यानी कि वो अपने आप की समझ को खत्म कर देते हैं, जो इमोशनल बैलेंस होता है ना, वो दरहम बरहम हो जाता है, बच्चों में वो कैपेसिटी नहीं बाकी रहती है। अल्लाह महफूज रखे इन सब चीजों से। तो हमें चाहिए कि इस रिश्ते की अगर हम अहमियत पता चल जाती है, खास करके जब औरत को, उसको देखकर हमें देखने वाले लोग भी उसी तरीके से अपनाते हैं हमारे इस रिश्ते को।
तो शौहर को चाहिए कि वो अच्छा बने, बीवी को चाहिए कि वो अच्छी बीवी बनकर रहे। तो बहरहाल अभी सिर्फ यहाँ औरतें हैं, तो इसीलिए मैं औरतों पर ही मेन मेरा उन्वान होगा, और अहमियत देने वाली बात हम पर जो आती है यही आयद होती है कि मैं, आप और हम सब मिसाली बीवी कैसे बने, मिसाली बीवी के क्या उसूल होने चाहिए। कुरान और हदीस में देखिए कई मालूमात मिलेंगे कि हम मिसाली बीवी कैसे बने। अभी आज का जो मैं, क्योंकि मेरे पास में बहुत मुख्तसर सा टाइम है आज का रोज, तो कुछ बातें मैं यानी कल जो पेश कर चुकी हूँ, या आपके खिदमत में रख दी हूँ। कौन सी बातें, क्या बातें थी, कैसे रिश्ते का है, पूरा उन्वान कंप्लीट लिखे। अल्लाह ने इस बड़ी कुर्बानी में औरत को जब चुने हैं, औरत एक क्या है, उसमें जो मिजाज नरम वाला मिजाज है, ये सब इसमें ये बात होती है। औरत निकाह के जरिए शौहर के हरम में दाखिल होती है, वालिदैन खुराबतदार सबको छोड़कर वो आती हैं। तो ये कुर्बानी में बहुत बड़ी हिकमत होती है। जिसने गौर किया वो सब्र थामे रखता है और फलाह पाता है। तो आज हमारा आखिरी रोज है इस वर्कशॉप का, तो इंशाल्लाह मैं मिसाली बीवी बनने और अपने घर को खुशगवार और सुकून याब बनाने में जिन बातों पर हमें अमल करना चाहिए वो बातें रखूं, यानी कि सुनहरे उसूल जो अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और खुशियों का दरवाजा खोलती हैं। हमें वो सब बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर में नेक आमाल का अंजाम पाए जाए और नेक आमाल की इब्तिदा हो जाए, कंसिस्टेंसी उसमें रहे। शैतानी वसवसों को छोड़ देना है, बजाय शैतानी वसवसों के हमें क्या करना है, अच्छी सोच को लेकर आना है, अच्छाई की तरफ में जाना है, सुकून बरकरार रखते हुए। तो इसके लिए मैंने जो एस्पेक्ट चुना है, जो तरीका चुना है, कि वो रिसर्च बेस्ड एडवाइसेस पे होगा। रिसर्च जहां पर हमें मिलती है, इसका क्या मतलब है कि जो बातें इबरत से हासिल होती है वो हिकमत बन जाती हैं। यानी अगर कोई शख्स किसी को गलती करते देखे और वो उससे इबरत हासिल करे और वो नोट करे और अहद करे कि मुझे ऐसे नहीं करना है, तो ये अलामत सईद इंसान की होती है। जैसे कि अरबी का एक प्रॉब है, प्रॉब को क्या कहते हैं, जो प्रॉब्स होते हैं, जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सईद मन वईज़ बिगैरी। यानी इसे अरबी में कहा जाता है कि सईद वो होता है जो दूसरों से इबरत पकड़ता है। सईद वो होता है जो दूसरों से इबरत पकड़ता है, यानी वो दूसरों को गलती करते देख खुद की इस्लाह कर लेता है। और यहाँ पर देखिए हकीम लुकमान, उनकी दानाई के चर्चे आज भी मशहूर है। उनके नाम के साथ ही हिकमत जुड़ी हुई है, विजडम, यानी बहुत विजडम वाले। उनकी बातों में बड़ी हिकमत होती थी, और उनकी दानाई के तो मतलब आज भी उनकी मिसालें मिलती हैं। कई कई बातें जो उनसे, जो उनके बेटे को भी दी गई, और कुरान मजीद में जो उनका जिक्र किया गया है, दौरे जहालियत में हर चीज को वो ठुकराते थे। मुशरिक के मक्का क्या करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम नहीं करते थे। तो वहां पर बताया गया कि तुम तो उन्हें, यानी लुकमान को, हकीम लुकमान उन्हें कहा जाता है, वो क्यों उनके लकब के साथ में हकीम क्यों बना गया, इतने हिकमत वाले क्यों रहे वो, इतनी विजडम, इतनी उनकी सोच के चर्चे। उनके तो चर्चे करते हो, उन्हें तो मानते हो, लेकिन वो भी अपने बेटे को तौहीद की दावत देते थे, इसीलिए उनका जिक्र करके बताया गया। तो बहरहाल उनसे जब पूछा गया कि आप इतने इंटेलिजेंट, एक शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप इतने इंटेलिजेंट, आप इतने दाना, इतने जहीन, इतने हिकमत वाले कैसे बने। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने बेवकूफों को बेवकूफियां करते देखा, मैंने उसे नोट किया और ये देखा कि इबरत हासिल की, और मैंने उसको नहीं करने का अहद किया। इस वजह से मैं उस वक्त का दाना और हकीम बना। तो देखिए सुभान अल्लाह, के दूसरों की गलती, पहले तो अल्लाह करे कि किसी से गलती ना हो। अगर गलती भी हो जाती है, इंसान है, बशर है, हर इंसान खताकार होता है, लेकिन वो सुधार भी लेता है अल्लाह की तौफीक से। अब जब इंटेलिजेंट इंसान की अगर बात करें, जैसे कि सईद जो बहुत एक अच्छा इंसान होता है, बहुत एकदम साउंड पर्सनालिटी वाला होता है, उसमें अगर ये कैफियत पाई जाए तो उसे ये सोचना चाहिए कि हकीम लुकमान कैसे बने।
उन्हें हकीम क्यों कहा गया, उन्हें वो इतने हिकमत वाले कैसे बने? क्योंकि उन्होंने इबरत हासिल की दूसरों को देखकर। और शरीयत में भी, इसको आप सोच कर देखिए, गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर कीजिए, चोरी का सजा जो देना है वो सरेआम क्यों देना है? चोरी चोरी से की जाती है, अंधेरे में की जाती है। जिना अंधेरे में किया जाता है, सबसे छुपा कर किया जाता है। गीबत बद पीछे की जाती है, यानी हर ऐब छुप कर किए जाते हैं। लेकिन जब बात सजा देने की होती है तो शरीयत भी कहती है कि खुलेआम चौराहे पर लेके आके उसको सजा दो, ताकि लोग उससे इबरत हासिल कर सके। चोर चोरी करने के बाद चोर को हाथ काट देने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि चोर वापस फिर से अच्छाई में नहीं जा सकता, एक ही बार में उसका हाथ ही काट देना है जब चोर चोरी करता पकड़ा जाता है, ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। तो इतनी नजर में हकारत की है वो। यहाँ पर फोकस आप इबरत पे कर रहे हैं। उसी तरीके से इसी उसूल को अगर हम देखेंगे तो चंद उसूल अज़दवाजी जिंदगी को कैसे सुनहरे बना सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं रिसर्च के बेसिस पे। तो क्योंकि रिसर्च में क्या आता है, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि आपने क्या गलती की, जैसे काउंसलिंग वगैरह में कई मियाँ बीवी आते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं। तो काउंसलिंग सेंटर्स में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मियाँ बीवी आते हैं। किसी को 1 साल होता है, किसी को 18-20 साल होते हैं, किसी को 40 साल भी हो जाते हैं। हर किसी के अलग अलग वजूहात होती है, हर किसी के हालात अलग होते हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ मिलता है। इससे क्या मालूम पड़ता है, यानी इसको नोट करने की क्या जरूरत है? इसको नोट इसीलिए किया गया है ताकि अभी जो हम बहुत शऊर वाले हैं, अभी हम क्या है, टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी हम अपनी इस्लाह करने के लिए यूट्यूब वगैरह खोलते हैं। उसके बजाय आप ऐसी सोच अपनी बना ले कि हम इबरत हासिल करके खुद की अज़दवाजी जिंदगी पर भी वो उसूल डाल सकते हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड जो उन्वानात हमें मिलेंगे, ये अज़दवाजी जिंदगी के उसूल अगर बना लेंगे, किसी की गलतियों की इबरत की वजह से, यानी हम उनको पॉइंट किसी को नहीं कर रहे हैं ना, आप इस वजह से पूछ रहे हैं कि आगे आपने जो गलती की वो दूसरे ना करें। देखिए, एक दाइया दाइया में एक बहुत अच्छा काम ये होता है, काम ही करना होता है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी अच्छाई की तरफ बुलाना है, अच्छाई की तरकीब देना है, बुराई से रोकना है। इसमें यही एक बात मालूम पड़ती है हमें कि हर उस अच्छी बात को आगे वाले तक पहुंचा दे जो उसके लिए बेहतर बन जाए, और बुराई से रोक दे ताकि वो भी बच जाए और आपको उसका अजर मिल जाए। उसी तरीके से ये एक रिसर्च बेस्ड उसूल जो बन जाएंगे तो हमारी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत एक बैलेंस आ जाएगा। तो सबसे पहला जो होगा, इसी वजह से मैं कही कि आज की इम्पोर्टेंट क्लास भी है, और साथ ही साथ अगर कोई नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो बिलाशुबा कर सकते हैं। बेटर कमिटमेंट कम्युनिकेशन, सॉरी, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत जो होती है, मियाँ बीवी को आपस में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अच्छी तरीके से का ये मतलब है कि पहले तो एक दूसरे को जब समझते हैं, शुरू शुरू का जो वक्त मिलता है उसमें एक समझदार का पहलू निकल कर आता है, क्योंकि उसमें बहुत, उस वक्त में मोहब्बत ज्यादा होती है, मुविद्दत भी ज्यादा होती है। उस वक्त हम कलाम भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस वक्त में वो पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है, एक दूसरे को अच्छे से समझना है। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छा एक लिसनर बनना पड़ता है। दैट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, जो कि अभी आजकल में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। एक आम तौर पे भी कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, यानी कि सुनने की कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। ऐसे हो गया, यानी हर किसी को अपनी बात रखनी है। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, किसमें? मियाँ बीवी के खास करके जब आपस में होता है रिश्ता, उसमें क्या करना है, अच्छा कम्युनिकेशन रखना है। वो वजह इस वजह से है कि औरतें क्या करती हैं, बात साफ साफ नहीं रखती हैं। कम्युनिकेशन का मतलब आपस में एक दूसरे से बात करना, मैं आ रही हूँ, शौहर को अच्छी तरह समझाना, अपनी बात रखना। तो क्या है, बहुत खूबसूरत। अब मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगी। औरतें क्या करती हैं, बात साफ साफ नहीं रख पाती, वो
कैसे करती हैं? अगर उन्हें कोई बात बुरी लग गई, मूड से जाहिर करेंगे, इशारों में समझाएंगे। तो औरत चाहती है कि खाविंद खुद ही समझ ले, यानी खुद का वो सेल्फ ट्रांसलेट कर ले कि उन्हें क्या बात बुरी दिखी। अब देखिए, कोई शौहर समझ, बहुत कम शौहर बातों को समझ पाते हैं, लेकिन अक्सर मर्द हजरात नहीं समझ सकते हैं इन बातों को कि औरत क्या कहना चाहती है, यकायक उसमें क्या सडन से चेंजेस आ गए हैं। उसका मेन फोकस, जो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे बाहर का काम करना होता है, तो वो इसमें ये फ्लो में नहीं जाता है। अगर कि वो आपके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या घर में ज्यादा होता है, तो ठीक है, वहां पर कम्युनिकेशन खुद ब खुद अच्छा भी बन जाता है और रिक्वायरमेंट्स सामने दिखाई देते हैं। लेकिन जिसके शौहर ज्यादातर काम पर होते हैं या उन्हें जॉब पर होना पड़ता है, तब उनकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, तब उन्हें कैसे उसूलों को अपनाना चाहिए और उन्हें कैसे अपनी बात रखनी चाहिए। बात मनवाने की बात नहीं है, अगर कोई बात आपको समझानी है, रखनी है, तो मूड के साथ में नहीं, बल्कि एक अंदाज को चुनिए, क्योंकि अक्सरियत में औरतों को साफ साफ बात रखने नहीं आता है। आज देखिए, हमारे जो मैरिटल स्टेटस है दुनिया में, हमारे पास में बहुत खराब है। मेजॉरिटी हमारे पास में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। और जितने मैं उसूल बताऊंगी ना, मेन कम्युनिकेशन पर ही आकर टिकेगा। जितने उसूल आप देखेंगे, हर चीज कम्युनिकेशन पे है, यानी बातचीत आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम बातचीत भी हो तो भी परवाह नहीं है। अब ऐसा ना हो कि कोई इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, किसी को ज्यादा बात करना पसंद नहीं आता है और किसी को बहुत बात करना पसंद आता है। दोनों चीजें सही नहीं है। एक्चुअली दोनों, कम बात करना भी सही नहीं है, ज्यादा बात करना भी सही नहीं है। हर चीज में बैलेंस रखना होता है। हर चीज में बैलेंस रखना होता है। तो कम्युनिकेशन में, जैसे कि अगर बात आएगी कि आपको अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी अपनी जो अंदरूनी जज्बात होते हैं, उसको एक अच्छे अंदाज से रखना है। आपके जो एहसास होते हैं, उसको अच्छे अंदाज में बयान करना। यानी अगर समझदार खाविंद है तो वो समझ लेते हैं, लेकिन अगर ना हो तो आपको वो चीज, वो सलाहियत पैदा करना पड़ता है। ठीक है? अब ये कैसे होगा? इसके लिए सही वक्त देखकर, अच्छे अंदाज से, ना के नोक झोंक करके। नहीं? अब ये बात कैसे पता चली? काउंसलिंग पे ये पता चला। जैसे कि मैंने कहा कि ये रिसर्च पे सारी बातें हैं, उसूल है। काउंसलिंग पे ये पता चलता है कि यानी आपस में जब मियाँ बीवी के झगड़ों के जब नतीजे पे आते हैं, तो वो इशारे 10 साल से जो दे रहे थे, वो तुम नहीं समझे। अब यानी उनको ये पता कि तुम ये इशारे कर रहे थे, तुम ये बात बताना चाहते थे। तो कहाँ जाके बात पता चल रही है उन्हें? काउंसलिंग सेंटर्स में उन्हें बात पता चल रही है कि वो आखिर क्या कहना चाहते थे। यानी शौहर क्या कहना चाहता था और बीवी क्या कहना चाहती है, वहां जाके उन्हें पता चल रहा है। घर में बैठे तक बात हुई नहीं उनकी, क्योंकि सबसे पहला जो पेश करने का अंदाज होता है वो नोक झोंक वाला। झगड़े से स्टार्ट अगर बात होगी, तो बात बढ़ने के बजाय और बिगड़ जाती। ये काउंसलिंग में ये पता चला कि अच्छा, तुम ये वजह से, ये तुम्हारे मोहब्बत के नतीजे की वजह से करते थे। फिर बीवी भी पूछे कि अच्छा, तुमने तो मुझे बताया नहीं, तुम मुझे बताना चाहिए था ना मुझे। तो ये शौहर क्या बोलती है कि अरे, बात तो बोले ही नहीं तुम, ये खुल के मुझे बताना चाहिए था। तो ऐसे केसेस सामने आते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि आपस में उनका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग था ही नहीं, सही नहीं था। तो वो चीज पे गौर करना चाहिए हमें। हमारा कम्युनिकेशन खुद का कैसा है, उसको हमें ध्यान देना है, ताकि ये अज़दवाजी जिंदगी का जो सबसे पहला उसूल है, वो आपके लिए आसान बन जाए। तो औरत अपने जज्बात दबाने के बजाय क्या करना चाहिए? अच्छे ढंग से, आसान तरीके से उसको अपना कर उसे बताए, जिससे कि आगे वाले को समझ में आसानी के साथ आ जाए, आसानी से आ जाए। ठीक है? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें टोन कैसी हो। अब इस कम्युनिकेशन में, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, कोई भी बात आप रखना चाहे, कोई भी बात, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपके एहसास को रिलेट करने वाली बात हो, या कोई आपको तकलीफ दे बात हो, या कोई घर के माहौल से हो, या खुद आपकी कोई भी बात करनी हो, समझ जाइए आप, पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। यानी इल्जाम तराशी नहीं करना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। डोंट ब्लेम।
नेवर ब्लेम, ब्लेम वाली कैपेसिटी से बाहर आकर पॉजिटिव टोन में बात रखनी चाहिए। यानी अब औरतें क्या करती हैं, जब बात रखना होता है उस वक्त की नहीं रखते, बल्कि शादी के दिन से शुरुआत करते कि मैं आई थी सो दिन ऐसा हुआ था, दूसरे दिन से उन्होंने ये बोले ऐसा करे, दूसरे दिन से वैसा करे, वगैरह वगैरह। अब की वो बात नहीं रहती, बल्कि शादी के दिन से बात शुरू होके आती। इसका मतलब वो गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देते। तो ये चीज घर की बर्बादी का सबब बनेगी या अच्छाई का सबब बनेगी? आगे वाला जो आपसे बात करने के लिए बैठा है, आपको सुनने के लिए बैठा है, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए अगर बैठा होगा, तो अब उसका इंटरेस्ट वहीं पे आधा आधे से ज्यादा खत्म हो जाता। भाई अब क्या हुआ, अब ये क्या बात रखना है? तो पॉजिटिव टोन रखना चाहिए। अगर हम ये पहली बात रखने से पहले ये उसूल अपना लें कि हमें पॉजिटिवली पहले बात को रखना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे की बात का फ्लो खुद ब खुद बन जाता। हमारी तबीयत आमतौर पर क्या रहती है, कैसी रहती है, कि उसे बदलने की जरूरत है। ये आमतौर पर देखा जाता है ना कि हमारे रोक टोक जैसी एक होती है, इल्जाम तराशी वाली बात। नहीं, इल्जाम के साथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से शुरू करना चाहिए। टोन अच्छी रखनी चाहिए। तो अगर एक बात बुरी दिखी तो कैसे हो जाता, अगर पॉजिटिव टोन नहीं रखे हैं, इसी के बरअक्स कोई नोक झोंक की तरीके से अगर बात हो रही है इल्जाम के साथ में, पूरी अच्छाई जो आज तक की जो पूरी अच्छाई रहती ना, वो पूरी नफी कर देते। अरे इन्हों तो है ही ऐसे, इन्हें ये आता ही नहीं है, ये ऐसे, मतलब एक चीज कोई गलत दिखे तो पूरी की पूरी उसमें फॉल्ट में आ गई जैसे ऐसे बता देते। अब तीसरा जो आता, तीसरे जो पॉइंट है, अगर आपको बुरा लगे तो बताइए, क्लियरली बताइए। उस पॉइंट को कैसे समझना है, उस वक्त उन्हें वो चीज में बताना है कि आप उस वक्त एहसास कैसा कर रहे हैं। कि अपने, यानी शौहर को कोई चीज अगर आप बता रहे हैं, जैसे कि अभी दो पॉइंट्स हम रखें, एक तो कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए, इल्जाम तराशी नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई बात बिलफर्ज बुरी लग जाए, तो फौरी से फौरी, बजाय बताने के, या फिर पॉजिटिवली, ये दो भी जो पीछे के गए हैं वो दो पॉइंट से नहीं रखे हैं, तो क्या हो जाता है, माइंड रीड करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं कि उन्होंने ये चीज की। तो अभी आजकल वैसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा वही ट्रेंड में चल रहा है कि जाएंगे रील्स देखेंगे या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि उनके इस अदा का क्या मायना था। अभी चलन भी वही पड़ रहा है कि उनके ये बोलने से समझ जाइए कि वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके ऐसे करने से समझ जाइए कि वो आपसे नफरत करते हैं। कि मतलब एक माइंड रीड करना, यानी शौहर का माइंड रीड करने के बजाय उनके सामने रखिए, बोलने के बजाय अपनी तरफ से राय कायम कर लेने से क्या हो जाता, इस रिश्ते को नजर लग जाती, वैसी बात हो जाती। उसके माइंड के बारे में आप मत बोलिए, कि एक राय जो बना लेना होता है ना, राय नहीं बना लेना है। आप बेशक तकलीफ में होंगे, और तकलीफ में इंसान को साफ और सही बात रखने नहीं आता है। बेशक ये चीज होती है, इंसान जब गुस्से में होता है, तकलीफ में होता है, उसे अनएक्सपेक्टेड चीज अगर हो जाती है, उसके सामने आ जाती है, जिससे कि वो उम्मीद नहीं रखता है, तो वो तकलीफ में आ जाता है। तकलीफ के बाद उसे क्या होता है, सही लफ्ज की अदायगी नहीं मिलती है। लेकिन इसके बजाय राय किसी के लिए बना लेना, खास करके शौहर के लिए, ये सही बात नहीं होती। ये खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, शौहर के लिए भी अच्छा नहीं है, ओवरऑल अज़दवाजी जिंदगी के लिए सही नहीं है। लेकिन इस पर हमें क्या करना है, काम करना है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि जिंदगी का ये हिस्सा आप सीख जाए, साफ बात रखने का। नाराज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग में कैसे चले जाते हैं, सारा दिन सोचने लगेंगे उसी बारे में कि क्या वजह से बोले ये बात, क्यों आई ये बात, ये कैसे हुआ, कौन बोले, मतलब अपने ही तरीके से सारी चीजें बना लेना, अटेम्प्ट कर लेना, राय बना लेना। ये सही नहीं है, बल्कि इसका भी यही इलाज है कि आप क्लियर अपनी बात रखें। उसके बाद अपने हस्बैंड से, जो चौथा पॉइंट है, अपने हस्बैंड से बात करना है, हस्बैंड के बारे में नहीं करना है।
यानी फिर जब बात आ जाती है, कोई इख्तिलाफ हो, कोई मुसीबत हो, कोई बात रखने की हो, देखिए हर पॉइंट में कम्युनिकेशन ही मेन बुनियाद है। कि अपने हस्बैंड से बात करना है, ना कि अपने हस्बैंड के बारे में बात करना है। 90% क्या होता, शोहर को बोलने के बजाय दूसरों को अपनी फिक्र और मुसीबतें बयान करते हैं, या अपने घर वालों में कहेंगे या अपने ससुराल वालों में किसी को कहेंगे। तो यूं सोचिए ये बात कितनी गलत है। अब ये बात पर अगर सोचेंगे तो ये बात अच्छाई की तरफ में जाएगी या बुराई की तरफ में जाएगी। अगर कोई आपको कहे, मैं कहूँ आप सबके लिए, कि आप अपने शोहर से बात रखिए, ना कि किसी और के सामने बात रखिए, तो क्या ये बात गलत है? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने शोहर से बात कीजिए, ना कि अपने शोहर के बारे में बात कीजिए। इसमें 90% औरतें यही करती हैं कि फौरी से जिसे भी कहना होता है, जिसे भी अपना दुखड़ा सुनाना होता है, वो फौरी फौरी सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इससे मुसीबतें आपकी खत्म हो जाएंगी? जितनी अच्छी तरह आपके शौहर समझेंगे, कोई भी नहीं समझ सकते उस सिचुएशन को, क्योंकि उस सिचुएशन में आप दोनों ही थे। और उस सिचुएशन में किस तरीके से निकल कर आना है, आप दोनों ही सही तरीके से निकल के आ सकते हैं, ना कि तीसरा लेकर आ सकता है आपको। उल्टा तीसरा आने की वजह से रिश्ते में बिगाड़ हो जाती है, बल आ जाता है। और इससे हर कोई मुत्तफिक होंगे। तो बेहतर रहेगा कि अपनी जो बात है वो अपने शौहर के सामने ही रखें, ना कि अपने शौहर के बारे में करें, किसी से भी ना करें। बिल्कुल। एक जो वो वफा का, जो उल्फतों का जो रिश्ता होता ना, उसमें क्या हो जाता है, बाधा आ जाती है। एक मतलब ये सडन से क्या हो गया एकदम से। और देखिए इतना हसास भरा रिश्ता होता है, हमें बहुत अहमियत अगर हम देंगे ना, तो हमारे पीछे हमारे बच्चे भी शौहर को उसी तरीके से अहमियत देंगे। तो इख्तिलाफ को क्या करना है, चुनना है। अब जो पांचवा पॉइंट है ना, इख्तिलाफात जो होते हैं, देखिए हर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, नोक झोंक हर किसी में होती, कोई इस ऐप से दूर नहीं है। किसी के साथ में ये नहीं होता बोलकर नहीं है, ये हर किसी के साथ में होता है। लेकिन आपको इख्तिलाफात चुनना है। इससे क्या मुराद है कि जो नोक जो छोटी छोटी बातें होती है ना, हर छोटी बात पर कम्युनिकेशन को बिगाड़ना, हर छोटी बात को रखना, हर छोटी बात पे झगड़ा करना, हर छोटी बात को नोटिस करना, हर बात को रखना, ये क्या है, ये जायज उमूर नहीं है। ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इख्तिलाफात जो होते हैं उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सब में होते हैं। हर इख्तिलाफात को अगर बात करते बैठेंगे, हर इख्तिलाफात के लिए रिजल्ट निकालते बैठेंगे, दरगुजर नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, जैसे कि हदीस में मौजूद है कि अगर कोई एक बात नापसंद हो तो हो सकता है कि उसमें 10 बातें अच्छी हो, खैर की हो। तो हमें खैर की तरफ में ज्यादा देखना है, खास करके इस रिश्ते में। कभी भी कोई भी चीज से नोकझोंक हो जाती है, और ये जज्बाती रिश्ता होता है। इसमें जब औरत औरत खास करके अपने रिश्ते को कब बिगाड़ती है, जब वो हद से ज्यादा जज्बाती हो जाती है, हद से ज्यादा चाहने लगती है, हद से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगती है ना, तभी जाकर ना वो गलत काम कर देती है। गलत काम यानी कि गलत राय बना लेती है, गलत सोच उसमें आ जाती है, गलत फहमी पैदा हो जाती है। ये बहुत जल्दी हो जाता है उसके साथ में। तो क्या चाहिए हमें कि फौरी से राय नहीं बनाना है, बल्कि इख्तिलाफात जो है, जो वाकई एक आदत के तौर पे बन गई है, अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। यानी अगर आप स्टैंड लेना चाहते हैं तो मजबूती के साथ एक ही चीज को चुनिए, एक इख्तिलाफ को चुनिए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, और बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई करके बताइए। एक ही चीज को चुनना है, यानी अब वो कोई आदत भी हो सकती है, कोई रवैया हो सकता है, कोई भी चीज हो, सब्र के साथ में, सब्र और तहम्मुल को थामना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन उस पर स्टैंड लेना है। तो उसूलन वो सही होनी चाहिए बात, जहां पर आप एक बात को लेकर स्ट्रांगली ठहरे। यानी आप वो बात में जहां पर रवैये पर काम करना चाहते हैं, जहां पर आप स्ट्रांगली होल्ड करना चाहते हैं, जो आपके लिए भी बेहतर ही है, आपके घर के लिए भी बेहतर है। चार लोगों के सामने जब आप ये बात भी रखेंगे तो उन्हें ये दिखना चाहिए कि हाँ, ये एक बेहतरीन स्टैंड है, तुम इस पर स्टैंड लो।
यानी आपके आसपास के लोग भी आपका साथ देंगे कि तुम इस पर स्टैंड ले सकते हो। अब देखिए, इस बात को अगर हम देखेंगे, जहां पर वाकिफ ही होंगे आप, हमारा मजाक उड़ाया जाता जब कहीं शिकायत कहीं गैर कौमों में चले जाती है, कोई ऐसे जगह चले जाती है जो कि सही नहीं होता है। हमारे पास में तो पहले इदारे ही नहीं है कि एक मुसलमान की रहनुमाई हो, अच्छे इदारे ही नहीं है जहाँ पर सही तरबियत हो, जहाँ उन्हें बात सिखाई जाए, जहाँ फिर से उन्हें उल्फत के ऊपर काम किया जाए। ऐसे इदारे ही नहीं है, हम ऐसे कंट्री में ही नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते। वहां पर केसेस मुसलमान के ज्यादा आते, और वहां पर हमारा मजाक यही उड़ाते, अरे इतनी छोटी बात पे ये छोटी छोटी बातें लेकर आए, इस पर क्या है, हमारा मजाक उड़ जाता। ये सोचना चाहिए हमें, पहले खुद में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बात जब अगर लेकर जा रही है, आप कोई बात पर स्टैंड लेना चाहते हैं, तो उसमें वाकई ये दिखना चाहिए कि चार लोगों में भी अगर बात आए तो उन्हें हक बात दिखनी चाहिए कि हाँ तुम ये सही कर रही हो, इस पर तुम हमें, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, हम भी तुम्हारे साथ देंगे। ये होना चाहिए। ठीक है। और जब छठा पॉइंट आ रहा है इसमें, उसूलों में, कि शौहर को पूरी तरीके से मुकद्दम रखे, यानी कि पूरे के पूरा कंट्रोल उनके ऊपर में दे। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहे हैं, अर रिजालो कव्वामुना, वो हम पर ज्यादा फजीलत वाले हैं। जब हम उन्हें अपनी बात भी अगर रखना चाहते हैं, उनकी बात के साथ में रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला उनके होल्ड की वजह से, उनके रुतबे की वजह से उसमें बरकत दे देते हैं। ये मुकाम होता है शौहर का। अगर हम मुकद्दम करेंगे, उन्हें अपना बड़ा बनाकर रखेंगे, उन्हें सरपरस्ती के लिहाज से रखेंगे, उन्हें ही पूरी तरीके से होल्ड करके देखेंगे, मुकद्दम रखेंगे, पूरा कंट्रोल दे देंगे, तो इसमें क्या होगा ना, खैर और बरकत निकलेगी। यानी घर का पूरा कंट्रोल देना है, पूरा भरोसा देना है आपको। चाहे वो तरबियत कर रहे हो अपने बच्चे की, हमारे घर के बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो, या फाइनेंशियली सोच रहे हो कि मुझे अभी इस वक्त में लेकर चलना है घर को। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि रिच मैन पुअर मैन की एक जो किताब है, उसमें पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी का आप देखे होंगे। आज जो अगर हम रोक कर रखेंगे, अपने एसेट्स को बचा कर रखेंगे, एक लाइबिलिटी और जो एसेट होती है, उसमें आपको यही पता चलेगा कि अभी आज जो आप सेव कर लेंगे, कल वो आपको ही काम में आने वाला है। अगर फौरी से फौरी लग्जरी पे चले जाएंगे, नेसेसिटी फुलफिल नहीं हुई आपकी, आपकी कोई बात अभी बेसिक लेवल पे ही आप पूरे नहीं दाखिल हुए हैं, आपका जो बजट सिस्टम चल रहा है, घर का महीने का जो खर्चा होता है, उसमें आप लग्जरी अगर ख्वाहिशात ला लेंगे, जैसे हॉलीडे ट्रिप में चले जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ा सा कोई खर्चा निकाल कर बैठे हैं जो कि गैर जरूरी है, या फिर दिखावे के लिए होगा या शो ऑफ के लिए, तो ये क्या है, ये पुअर मेंटालिटी में आता है। रिच मेंटालिटी वाले क्या करते हैं, पहले सेव करके रहेंगे, पहले वो देखेंगे कि नेसेसिटी ही हमारी स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही है। यानी एक मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ, जो शौहर के, अब यहाँ पर अगर तनकीद के, अरे उन्हों ऐसा कर रहे हैं, उनकी वो शौहर उनकी बीवी को कंपैरिजन में लेकर आ गए, तो ये क्या है, ये गलत बात है। आपको अपना देखना है, किसी और का नहीं देखना है। आप अपने में जितने हैं खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो शुक्रगुजार नहीं होंगे, वो फिर उनका रास्ता, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। ये बात को भी हमेशा याद रखना है। तो उन पर पूरा भरोसा रखना है, चाहे वो तरबियत बच्चों के लिहाज से देते हो, वो जो भी आपको बातें बताते हो, अपनी उसमें राय मत कर लीजिए, क्योंकि उनकी बात में बरकत है। इस बात का यकीन कीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप बहुत दाना है, आप उनसे पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आपके राय में जो वो खुद ही वो तस्दीक करेंगे कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम मुझसे ज्यादा शऊर वाली हो। वो खुद ही जब आपको पूरा देख लेंगे, आप दोनों तो एक दूसरे को बचपन से नहीं जानते हैं, एक रिश्ते की वजह से आप आपस में हलाल हुए हैं एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पर जब एक दूसरे को समझ जाते हैं, तो तब जाकर वो लेकर आके अपनी घर की भागदौड़ आपके पास में धीरे धीरे लेकर आते हैं, ना कि बिल्कुल शुरुआत में लेकर आएंगे। ये कोई किसी के पास में ऐसे नहीं होगा। आज अगर हम ये देखेंगे कि हमारी अम्मी के पास में इतने अख्तियारात है, तो पहले तो नहीं मिले उन्हें भी। और माएँ भी ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे बेटे को अभी से जो उन्हें 30 साल में मिला है वो बिल्कुल 3 महीने में मिल जाए, नहीं। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसके लिए सब्र का तकाजा होता है, उसमें मोहब्बत, इज्जत, सब कुछ आपको कायम रखते हुए हासिल होता है। यकायक किसी को कोई चीज नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जैसे कि हर काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, एडवाइसेस तनकीद करना, ये अच्छा नहीं समझा जाता। रिस्पेक्ट करना है, आगे जो बात आएगी ना, इसके बाद में रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना,
उनको इज्जत से ट्रीट करना, उनको बच्चे की तरह। अभी क्या है आज का ट्रेंड? आज का ट्रेंड यही है, यही ऐब है कि अपने शौहर को अपने बराबरी के लेवल पर जो लेकर आ रहे हैं, ये भी एक फितना ही है। शौहर को पूरी तरीके से इज्जत देकर बात करना है, चाहे आपका रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए। आप हमेशा उन्हें इज्जत से बात करना है। यानी एक जो तंजिया बात करके पुराना रिश्ता होने की वजह से भी नहीं करना है, या फिर अभी जैसे एक बना ले रहे हैं कि दोस्तों की तरह रह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं नौज बिल्ला, या फिर एक दोस्ताने की तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नहीं, वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसी अगर ख्वाहिश भी रखेंगे तो इस ख्वाहिश को साइडलाइन कर दीजिए। ये ट्रेंड वाला शौक है, ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हाँ, शौहर के जब एक रवैये की बात आती है तो उमर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस से हमें पता चलता है कि वो कह रहे हैं अपनी बात रखते हुए, वो उमर रजी अल्लाह अन्हु जिनसे कि शैतान अपना रास्ता बदल लेता था उनसे डर के, वो ये बात कह रहे हैं कि जब अपनी बीवी से बात करो या अपने घर में हो तो बच्चे की तरह रहो, बच्चे की तरह। और जब बाहर निकलो तो पूरे पूरे आदमी की तरह निकलो, बिल्कुल खौवी अंदाज में, सख्त अंदाज में, जैसे कि एक आदमी होता है। आदमियों का भी रवैया थोड़ा उल्टा है, घर में सख्त मिजाज रहेंगे और बाहर बच्चे की तरीके से जॉली टाइप के रहेंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है। इसी के बाद में फिर क्या करना है, जो आखिरी पॉइंट है और जरूरी पॉइंट है, अहमियत वाला है, ये पूरे को पूरे जो एक पैक करता है, यानी बॉटल में आपने पूरा पानी भर दिया है, इन उसूलों के साथ में अपनी जिंदगी को करना है। अब ढक्कन लगाने की बारी है। तो इसको पैक करने के लिए ये बात है कि खाविंद के साथ वफादार रहना, और वफादारी का गवाह खुद शौहर रहना, उसका इतना एतमाद जीतना, वफादार बनकर रहना। और क्या करना है, ए वुमेन शुड विन हिज हस्बैंड्स हार्ट, उसका दिल जीतना, हमारी सोच हमारी मदद देने वाली होना, उस वो हमारी सोच क्या करना चाहिए, हमारा साथ देने वाली सोच होनी चाहिए। क्योंकि इस इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप बैठा देना, क्योंकि हम वफा के मिजाज से ही पैदा हुए हैं। ये वफादारी, ये सोच पूरी आपका साथ देना चाहिए, आपकी सोच भी आपके साथ में वफा करना चाहिए। और फिर उसको जब अमलन देखता है शौहर, वाकई में देखता है, एक्शंस में जब वो बातें दिखती हैं, तो वो तभी तस्दीक कर सकता है इस बात में, और वही सबसे बड़ा गवाह होता है। इतनी करीब आपको कोई रिश्ता नहीं देखता जितना कि शौहर एक बीवी को इतने करीब से उसके हर एंगल को देखता है, उसकी हर चीज को पहचानता है। और बीवी भी अपने शौहर को अच्छी तरीके से पहचानती है, जो कि दुनिया से छुपी होती है। तो पहल और जब बात अपनी रखनी हो, में कम्युनिकेशन पे ही अगर सारी बात जब टिक रही है, तो पहले उनकी खूबियां बताए, उनका तज़किरा करे, उसके बाद खामी की तरफ मतवज्जे करना चाहिए। ऐसी बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि खामी से शुरू कर रहे तो रुक रही नहीं, दुनिया भर की बुरी आदतें इसी में है। तो ये जज्बात क्या होते हैं, जब औरत ज्यादा जज्बाती हो जाती है ना, तो ये इस तरीके की कैफियत में आ जाते हैं कि ये करे वो करे, इस तरीके से जैसे गड़े मुर्दे उखड़ के आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि दिल को कड़वाहट में तब्दील कर देती हैं। इस तरीके से हमें बात को अपनी नहीं रखनी चाहिए। और जितनी भी बात उसूलन बताए हैं, ये उसूलन इस वजह से कह रहे हैं कि ये इसको आप अपना सकते हैं एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी के लिए। शुरुआत कीजिए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो एक वक्त ऐसे भी था कि थोड़ी घर मियाँ बीवी में होती है। मेरी खुद की अगर मैं बात रखूं, तो मैंने मेरे मियाँ से पूछा था, सब लोग थे उसके, मुझे क्या आप मेरे सिर्फ 5 खूबियां बता दीजिए। तो वो गिने, खूबियां तो बहुत ज्यादा है बोले। 5 खूबियां मैंने उनसे पूछा कि आप बिल्कुल, आपको मुझसे शिकायत होगी, आप मुझे यानी मार भी सकते हैं, आपको यहाँ तक इजाजत है, अगर आप मुझसे नाराज है आप बात रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप खूबियां बयान करें। और वो यकायक मेरे दिमाग में आया। मैं तो उस वक्त इसे सोची भी नहीं थी, मेरे बस जहन में मेरे आ गया, वो अल्लाह ने मुझे दिमाग में डाली थी।
5 में से सिर्फ तीसरे पर आए मेरे मियाँ, और बात को वहीं खत्म कर दिए। उनको खुद ही से खत्म करने का ऐसा सोच आ गई कि नहीं नहीं, चलो। वो पूरी बातचीत सबके बीचों में खैर में तब्दील हो गई, और इतनी अच्छी बात में चमके कि मेरे घर वाले, सब उनके घर वाले, और उल्टा मजम्मत करने के बजाय खूबियों को याद करे, शादी का टाइम याद करे, यानी अच्छा अच्छा वक्त याद करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि ये बातें बताने से माखूज ये करने वाली बातें हैं कि हर वक्त इसी रिश्ते में नहीं बल्कि हर जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा रखना चाहिए। तभी हम अपनी इस्लाह और अपनी खुद की तरबियत कर सकते हैं। जब हम खुद की तरबियत करने लगते हैं तो हमें तरबियत करने में भी आसानी होती है, हमें एक हम्बलनेस आता है, एक आजिजी की कैफियत पैदा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बातें तो इस जम में बहुत कही जा सकती है। ओवरऑल यही है कि अपना कम्युनिकेशन बेटर करें। जितनी हमारे एडवाइस है यहाँ पर, जो हमारा उन्वान के साथ में भी था, मैंने कोशिश की कि मैं इसके उन्वान के साथ में, ये पूरे वर्कशॉप के साथ में हक अदा कर सकूं। पता नहीं मैंने कहाँ तक अपनी बातें रखी हैं, लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान 4 दिन में तो बहुत मुश्किल था। देखिए, इतना बड़ा टॉपिक है और इतनी अहमियत वाला है। बस ये मद्देनजर रखिए कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते की अहमियत बनी रहे, हम सब का भी काम है कि दूसरे मियाँ बीवी के भी रिश्ते की अहमियत बनी रहे। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।